नाउ जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है हमारी एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 5, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ओके। चलिए सर, यहां तक क्लियर है कि इस चैप्टर का नाम मेंसुरेशन है। जस्ट चलिए, तो द नेम ऑफ दिस यूनिट इज मेंसुरेशन। तो सर कहानी सबसे पहले स्टार्ट होती है, सर व्हाट इज दिस मेंसुरेशन। सर सबसे पहले तो हमको समझ आना चाहिए कि इस मेंसुरेशन शब्द का अर्थ क्या है। तो अगर मैं बहुत नॉर्मल भाषा में कहूं तो मेंसुरेशन शब्द का अर्थ होता है आर्ट, आर्ट ऑफ मीजरिंग। क्या होता है इसका मतलब? आर्ट ऑफ मीजरिंग, यानी किसी चीज को नापने की या मेजर करने की जो आर्ट होती है वही कहलाती है मेंसुरेशन। अब देखिए, अगर कोई चीज आर्ट ऑफ मेजरिंग है तो सर मैथमेटिक्स में हमको क्या चीजें मेजर करनी है। अब मेजरिंग शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को नापना, नापना, ठीक है सर। तो हम लोग क्या क्या नाप सकते हैं? हम लोग किसी चीज की क्या क्या नापने में इंटरेस्टेड है? तो हम लोग किसी चीज की लेंथ नापने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। किसी चीज की हम लोग विथ नापने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। किसी चीज की हम लोग हाइट नापने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है सर। किसी चीज ने कितना एरिया लिया हुआ है वो जानने में इंटरेस्ट हो सकते हैं। और किसी चीज ने कितना वॉल्यूम लिया हुआ है ये जानने में इंटरेस्ट हो सकते हैं, ओके। ठीक है, तो जो हमारे कोर्स में मेंसुरेशन है इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर्स आएंगे। इसके अंदर टोटल हमको 2 चीजें पढ़नी है, ठीक है। एक पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो है एरियाज, ओके। और दूसरी चीज जो हमको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर वो है सरफेस एरियाज, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़नी है, ओके सर। ये तो हम समझ गए कि इस चैप्टर के अंदर 2 चीज पढ़नी है, 2 चीजें पढ़नी है। अब एरिया में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगा कि एज पर एनसीईआरटी, ठीक है, एरियाज में हमको बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने के लिए, ओके सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। इसमें भी एरिया किससे पढ़ना है? बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अभी हम लोग जानेंगे क्यों हेरॉन्स फॉर्मूला, लेकिन ये है कि हमारे कोर्स में हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से, ओके। और सबसे अच्छी चीज हमको एनसीईआरटी ने साफ लिख के दिया हमारे सिलेबस में कि आपको हेरॉन्स फॉर्मूला के प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, ओके। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो हमको इस चैप्टर में जो पहली चीज पढ़नी है वो है हेरॉन्स फॉर्मूला, ओके। अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सर इसमें भी साफ चीज सीबीएसई ने लिखी हुई है कि आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो 2 चीजों का पढ़ना है। किसका किसका पढ़ना है? एक आपको पढ़ना है स्फेयर का, एक आपको किसका पढ़ना है? स्फेयर का, चाहे पूरा स्फेयर हो और हेमीस्फेयर, और नहीं एंड, मतलब स्फेयर का भी पढ़ना है एंड हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का भी पढ़ना है। सर ये स्फेयर क्या होता है, हेमीस्फेयर क्या होता है, ठीक है जानेंगे क्या होता है। दूसरी चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का पढ़ना है। तो सर ये भी हम लोग जानेंगे ये राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, लेकिन ये हमारा सिलेबस है, इतनी चीज हमको क्लियर है, ओके। और मेंसुरेशन हमारे कोर्स में ये कंट्रीब्यूट करेगा लगभग हमारे बोर्ड के हिसाब से 10 मार्क्स, 10 मार्क्स ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हम लोग मान सकते हैं कि 80 मार्क्स में 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करना लगभग मतलब कितना हुआ? 10/80 इंटू 100 अगर मैं करूंगा तो 12.5% कंट्रीब्यूशन है इसका, ओके। तो इस हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी और फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ। देखिए एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 6 है और इस यूनिट का नाम क्या है? मेंसुरेशन। इस यूनिट का नाम है
मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का अर्थ क्या होता है? आर्ट ऑफ मेजरिंग। बताया मैंने आपको, आर्ट ऑफ मेजरिंग। अब हम लोग क्या मेजर करने का करेंगे? तो इसके अंदर हम लोग क्या नापते हैं? लेंथ नापेंगे, विड्थ नापेंगे, हाइट नापेंगे, ओके, एरिया नापेंगे एंड वॉल्यूम नापेंगे। अब हमारे कोर्स में टोटल मेंसुरेशन यूनिट के अंदर, मतलब हमको जो मेजरमेंट करना है यानी आर्ट ऑफ नापना है, तो हमको मेंसुरेशन के अंदर दो चीजें नापना है हमारे कोर्स में। पहली चीज जो हमको नापनी है वो है रिलेटेड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ओके सर। और दूसरी चीज जो है हमारे, जो हमको सीखनी है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, दो चीजें करनी है। अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर हमको क्या क्या चीजें जाननी है? ठीक है सर, ये चीज हम समझ गए, एरिया रिलेटेड और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जानना है, ओके। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हमको ये चीज है कि ये 10 मार्क्स का, ये तो है कि ये 10 मार्क्स का आएगा, ये यूनिट 6 10 मार्क्स का आएगा आपके। 10 मार्क्स का मतलब हुआ अगर 10/80 इंटू 100 करता हूं तो ये 12.5% लगभग कंट्रीब्यूट आपको करेगा, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ अब हम लोग पहला सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला जो इसमें पोर्शन है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, ओके। तो इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें समझनी है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक लिख दिया एरियाज रिलेटेड, ओके सर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो पहला टॉपिक जो है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है। तो सर इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, तो हमको तभी तो हमको पता चलेगा ना कि हमसे वो क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली चीज बोला है, उसने बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए अब आपको एरिया निकालना सीखना है, एरिया निकालना सीखना है, किसका एरिया निकालना सीखना है। तो पहले चीज जो बोला है एरिया आपको निकालने सीखना है, किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना सीखना है, किसी भी सेगमेंट का। तो सर सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये है कि ये सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं, निकालना तो हम सीख लेंगे। अब जैसे कि मान लो कोई सर्किल है, कोई क्या है, सर्किल है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं, एक सर्किल है और मान लो मेरे पास एक सर्किल ये है और एक और मेरे पास सर्किल है, दो सर्किल है, ठीक है सर। तो अगर किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्किल में, ठीक है, अब सेक्टर और सेगमेंट को मुझे समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं, यानी दो चीजों का हमको एरिया निकालना सीखना है, ठीक है। उसके बाद तो सर इसमें अब हमको ये समझना है सर ये सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। तो अभी आप बस एक सिंपल चीज समझिए कि अगर इस सर्किल का कोई पॉइंट, चलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर होता है, ओके। तो अगर सर्किल में मैं कोई भी सर्किल में दो लाइनें बना दूं, दो रेडियस अगर हैं, ठीक है, तो दो रेडियस के बीच का जो भी पार्ट होता है, दो रेडियस के बीच में जो भी पार्ट होगा, ओके, ये पार्ट दो रेडियस के बीच में जो भी होगा वो वो कहलाएगा सेक्टर। ये कलर क्या शो कर रहा है, सेक्टर, ठीक है सर। तो सर अगर ये सेक्टर, तो सेगमेंट क्या होता है, ओके। तो अगर ये तो है दो रेडियस के बीच में, अगर मैं एक लाइन एक ऐसी खींच दूं जो सेंटर से नहीं पास हो रही है, जो सेंटर से नहीं पार्ट हो रही है, यानी सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये लिया, सर्किल के दो पॉइंट पे कोई भी लाइन जोड़ दी और उसका ये भी एक सेगमेंट है ना। और इसके ऊपर अब देखो, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आप देख रहे होंगे सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये चीज जो होती है, ये चीज सेगमेंट कहलाती है, ये भी एक सेगमेंट है, ये ऊपर वाला भी सेगमेंट है। तो ऊपर वाले को मैं नाम दे दूंगा मेजर सेगमेंट, नीचे वाले को दे दूंगा माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए कि हमको निकालना सीखना है टारगेट एरिया। यहां तक क्लियर है सबको कि हमको एरिया किसका किसका जानना है, किसी सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं और किसी सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, और सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, यहां तक। अब सर ये तो पहली चीज थी जो इसमें पूछेगा। दूसरा चीज उसने बोला है
कि वो प्रॉब्लम हमसे पूछेगा, ठीक है, प्रॉब्लम पूछेगा, ठीक है ना, जिसमें एक चीज उसने बस बोल दिया कि अगली चीज उसने बोला कि वो पूछेगा हमसे प्रॉब्लम्स, वो हमसे यानी किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ये भी हमको कोर्स ने बता दिया है। तो प्रॉब्लम्स वो पूछेगा एरियाज एंड पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ अबव सेड प्लेन फिगर। यानी ये जो दोनों थे, यानी पहले तो एरिया, ये सेक्टर सेगमेंट, और सेक्टर का और सेगमेंट का, वो कह रहा है कि जो प्रॉब्लम पूछेगा वो सेक्टर और सेगमेंट से क्या क्या चीज वो पूछ सकता है। वो इनका एरियाज पूछ सकता है, ओके सर, वो इनका पेरीमीटर पूछ सकता है, ओके सर, एरिया पूछ सकता है, पेरीमीटर पूछ सकता है, ठीक है। और क्या पूछा है? बस यही बोला है, ठीक है। तो ये तो अच्छी चीज है, बस दो ही चीज बोला है ना। और सबसे बड़ी बात उसने बोली कि जब भी वो पूछेगा तो जो एंगल वो लेगा, तो एंगल या तो वो लेगा 60 डिग्री, या तो एंगल लेगा 90 डिग्री, या तो एंगल लेगा 120 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक सर्किल वो लेगा तो इस सर्किल में वो क्या क्या आपसे पूछ सकता है। तो अगर मैं एक पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं, ओके, इस पॉइंट से एक लाइन खींचा, ये आपको पता है, ये आपको पता है कि एंगल कितना होता है, आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है कि नहीं, और ये एंगल लगभग होगा 60 डिग्री। तो अगर वो ये एंगल, यानी या तो एंगल वो आपसे 60 डिग्री लेगा, ओके, दूसरी चीज वो आपसे क्या बोल रहा है, अगर एंगल 60 डिग्री नहीं लेगा, ठीक है, अगर एंगल 60 डिग्री नहीं लेगा तो आपसे एंगल क्या लेगा वो, तो वो कह रहा है कि अगर एंगल 60 डिग्री नहीं लेगा, तो अगर ये सेंटर है तो या तो एंगल वो लेगा 90 डिग्री, या तो एंगल वो 90 डिग्री लेगा। अगर वो 90 डिग्री नहीं ले रहा है तो वो क्या लेगा तीसरे नंबर पे, वो तीसरा एंगल जो आपसे ले सकता है वो आपसे लेगा 120 डिग्री। 120 डिग्री बोलने का क्या मतलब हुआ कि 120 डिग्री बोलने का ये मतलब हुआ कि ये अगर पॉइंट है, ये 0, ये 90, तो ये एस एंगल, यानी इतना एंगल 120 डिग्री, यानी अगर ये 120 डिग्री है तो यानी वो इन्हीं सब का क्या पूछ सकता है आपसे। अब देखो, अब आपको आपका कोर्स पहले क्लियर करो। एरिया आपसे पूछेगा, सेक्टर, या तो वो इस सेक्टर का एरिया आपसे पूछ सकता है, या तो वो इस सेक्टर का एरिया पूछ सकता है, या तो इस सेक्टर का वो आपसे एरिया पूछ सकता है, ओके। अब इसी सेगमेंट, अब ये दो, अब देखो, अगर इन्हीं दो पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ हो गई है ना, वो सेगमेंट बन जाएगी। सेगमेंट जैसे ये सेगमेंट बना, यानी सेगमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल अगर 120 रहा होगा तो ये माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। यहां तक क्लियर है? देखिए, अब मुझे क्या समझना है, मान लेते हैं मेरे पास दो सर्किल है, तो मैं ये जानता हूं सर कि हर सर्किल का एक सेंटर होता है, ये इसका सेंटर हुआ, ये इसका सेंटर हुआ। अब सर एक सर्किल के, देखो मुझे किसी भी सर्किल में कौन सी चीज पता होती है, सर्किल में कैसे ड्रॉ करता हूं, अगर यहां पे मैं कोई चीज फंसा दूं, एक धागा ले लूं, धागा पे एक पेंसिल बांध दूं और पेंसिल को कर दूं तो एक गोला बनेगा। तो किसी भी सर्किल का मुझे पता जो चीज होती है वो होती है रेडियस। यानी पहली चीज, मुझे रेडियस, मैं किसी भी सर्किल का सबसे आराम से नाप सकता था। यानी किसी भी सर्किल का सबसे आसान से नापे जाने वाली चीज कौन सी है? रेडियस। मैं किसी भी सर्किल का रेडियस, तो अगर इस सर्किल का रेडियस आर है, अगर इस सर्किल का रेडियस आर है, तो हमको ये समझना है। तो देखो, पहले आप चीज समझो क्या होता था, पहले आप कहानी समझो। होता ये था कि सबसे पहले, अगर मैं इस चीज को समझू, मेरे पास कोई सर्किल का रेडियस आर है और ये कोई धागा है, तो मैंने क्या किया, देखो इस सर्किल का, पुराने जमाने में लोग क्या किए, क्यों ये सर्किल इतना खास बना, देखो अगर मैं इस सर्किल को यहां से काट दूं तो आप ध्यान देंगे कि ये एक सीधे धागा टाइप का बिछ जाएगा। अगर मैं ऊपर से काट दूं तो ये कुछ ऐसा बिछेगा, बिछेगा कि नहीं, है ना, ये ऐसा बिछेगा, ओके। और मैंने क्या किया, सर्किल को टॉप से काट दिया। तो जब लोगों ने टॉप से काटा तो लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, देखो
अब लोगों ने यहां से इस लेंथ को नापा, लोगों ने क्या किया, इस लेंथ को यहां से यहां तक नापा, मान लो ये लेंथ एल है, तो इसी लेंथ को मैं पेरीमीटर कह सकता हूं ना भाई। किसी भी सर्किल की, देखो किसी भी चीज की, कोई भी चीज होता है जो उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है, बाउंड्री बाउंड्री की लेंथ को ही मैं क्या कहता हूं, बाउंड्री की लेंथ को मैं कहता हूं पेरीमीटर। बाउंड्री की लेंथ क्या कहता हूं, पेरीमीटर। अब किसी भी सर्किल का आर मुझे पता रहता है, और अगर मैं किसी भी सर्किल का ये काट दूं, इस जगह से काट दूं और लंबाई स्केल पे नाप लूं, स्केल पे नाप लूं, तो मान लो स्केल पे नाप आया पी, तो जब भी मैं पी को, जो भी स्केल से मैं पी को डिवाइड करता था आर से, जब भी करता था, तो मुझे हमेशा जो वैल्यू मिलती थी वो एक ही वैल्यू मिलती थी, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलती थी। कितनी वैल्यू मिलती थी, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलती थी। यानी अगर सर्किल किसी भी शेप का हो, जैसे अगर मान लो इसका रेडियस r1 है और p1 है, तो p1 बाय r1 जो आ रही है वो कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मेरे पास कोई दूसरा सर्किल है, ये मान लो r2 है, ये क्या है, r2 है। अब मैंने क्या कर दिया, इस सर्किल को भी टॉप से काट दिया। तो जब इस सर्किल को भी मैं टॉप से काटता था और इसको सीधे करता था, तो जो ये लेंथ होती थी, अब ये जो लेंथ होती थी वो P2 होती थी। क्या होती थी, P2। तो फिर मैं क्या करता था, P2 अपॉन R2 करता था। तो P2 अपॉन R2 जब मैं करता था फिर कांस्टेंट वैल्यू आती थी। लेकिन अब चाहे मैं कैसा भी सर्किल ले लूं, किसी भी रेडियस का, चाहे वो R3 का लेता था तो P3 वैल्यू आती थी। लेकिन हर बार एक चीज क्लियर थी कि P1 अपॉन R1 जो आता था वो P2 अपॉन R2 आता था, ये P3 अपॉन R3 आता था, या P4 अपॉन R4 आता था, हमेशा वैल्यू सेम आती थी। और इस वैल्यू को मैंने नाम दे दिया कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैंने नाम क्या दे दिया, मान लो कोई नाम दे दिया। अब इस कांस्टेंट को ही मैं, ठीक है, जब वैल्यू जब आती थी तो हर बार, लेकिन सर वैल्यू आती कितनी थी, तो हर बार जो वैल्यू आती थी वो आती थी 2 into 3.14 वैल्यू आती थी। कितनी आती थी, 2 into 3.14। तो इसी वैल्यू को मैं 2 पाई कह देता हूं। क्या कह देता हूं, 2 पाई कह देता हूं। यहां तक क्लियर हुआ सब। यानी सर लॉजिक ये है, लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या है। लॉजिक ये था कि सर अगर मेरे पास कोई स्क्वायर रहता था, कोई भी स्क्वायर रहता था, तो मैं जानता था ये साइड ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होता था, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a होता था, ठीक है सर। अगर कोई रेक्टेंगल होता था तो ये एल होता था, ये बी होता था, ये एल होता था, ये बी होता था, तो इसका पेरीमीटर क्या होता था, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। लेंथ ऑफ बाउंड्री पेरीमीटर होता है, तो ये आ जाता था 2l प्लस 2b आ जाता था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हुई, हम लोग किसी ट्रायंगल का भी निकाल लेते थे। अगर ये a है, ये b है, ये c है लेंथ, ओके। तो जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती थी वो कितनी आती थी हर बार, हर बार जो लेंथ ऑफ बाउंड्री आती थी वो आती थी a प्लस, यानी कि पेरीमीटर आता था लेंथ ऑफ बाउंड्री, वो a प्लस बी प्लस सी आता था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हुई जब कहानी में हमको सर्किल का निकालना था लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्योंकि सर्किल का लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालना आसान नहीं है, ये आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये नापना आसान है, स्ट्रेट लाइन नापनी आसान है, स्ट्रेट लाइन नापनी आसान है, लेकिन सर्किल का लेंथ ऑफ बाउंड्री कैसे निकालें। तो लोगों ने बहुत एक सिंपल सा दिमाग लगाया। लोगों ने ये बोला कि अगर आपको रेडियस पता है, रेडियस पता है, उन्होंने बोला चलो रेडियस नहीं पता है, किसी भी सर्किल में ये चीज नापनी आसान है ना, डायमीटर, डायमीटर नापनी आसान है कि नहीं किसी भी सर्किल में। तो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी सर्किल जिसका डायमीटर d1 है मान लो, और अगर मैं इसको काट दूं, तो काटने पे जो ये सीधा आ रहा है उसको स्केल से नाप लिया, मान लो इसको स्केल से नापा p1 आया, ठीक है। और कोई दूसरा सर्किल लिया, उसको एक, उसका डायमीटर कितना था, उसका डायमीटर d2 था, इसको स्केल से नापा, जब नापा तो p2 आया। तो जब p1 अपॉन d1 किया तो वो बराबर आया p2 अपॉन d2 के। और वो वैल्यू जब भी हम लोग करते थे हर बार वैल्यू सेम आती थी, और वो वैल्यू आती थी 3.14। और इसी वैल्यू को लोगों ने नाम दे दिया पाई। इसी को वैल्यू क्या नाम दे दिया, पाई।
तो सर पाई से फायदा क्या हुआ? अब पाई से ये फायदा हुआ बच्चा कि किसी भी सर्किल के लिए, अब मुझे ये पता है कि किसी भी सर्किल में P1 अपॉन D1 आता है पाई, तो मैं ये समझ गया कि किसी भी सर्किल में, देखो किसी भी सर्किल का, अगर मुझे इस सर्किल का मुझे क्या पता है, मान लो मुझे इस सर्किल का रेडियस पता है या डायमीटर पता है, मान लो मुझे सर्किल का डायमीटर पता है d है, इस डायमीटर के d है, तो मैं हमेशा से जानता हूं कि इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होगी, लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होगी वो कितनी होगी। तो मैं बस इतना जानता था कि किसी भी सर्किल के लिए जब मैं उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री को, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं, जब भी डिवाइड करता हूं डायामीटर से, तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, पाई। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया पाई इंटू डी, और कई जगह पे डी ही आपको 2r लिखा मिलता है, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है 2 पाई आर। तो पहली चीज क्लियर हुई हम लोगों को कि y पैरामीटर इज 2 पाई आर। देखिए अब बहुत ध्यान से समझिए क्या चीज है। अब जैसे कोई सर्किल है, मान लो ये सर्किल है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस मान लो किसी ने सर्किल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। तो जब रेडियस ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर का सर्किल, तो जब वो कर रहा है, ठीक है, अब इसका पेरीमीटर निकालना, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो मैंने क्या किया, इसको जब नापा, देखो इसको जब काट, इसको पहले क्या करेगा वो उसने मतलब बीच में कट किया होगा, यहां से कट करके जब उसने लेंथ को नापा, तो इसका लेंथ सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है। तो जैसे अब देखो ये क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर का ले रहा है। अब ये क्या हुआ, इस पूरे, इसको जैसे किसी भी सर्किल को आप ऐसे काट सकते हैं ना, देखो डायमीटर तुमको पता है, सर्किल को तुमने, ठीक है, इस तरीके से, रुकिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अभी आपको समझ आ जाएगा। अब देखो जैसे मान लो कोई सर्किल दिया हुआ है, देखो रेडियस आपको पता है, ठीक है, पेरीमीटर होता है किसी भी चीज की लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। अब मैं यही कह रहा था कि सरकमफरेंस यानी जो पूरी लेंथ को जब डायमीटर से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हर बार वैल्यू मुझे पाई मिलती है, हर बार वैल्यू क्या मिलती है, जब भी पेरीमीटर को मैं डिवाइड करता हूं किसी भी सर्किल के डायमीटर से, तो मुझे पाई मिलता है। तो एक चीज मैं समझ गया कि अगर मुझे किसी भी सर्किल का डायमीटर पता है, तो मैं डायमीटर को अगर पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मुझे सरकमफ्रेंस नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। देखो जैसे अब यही वो कह रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ पे, अब समझिए, अब ये कह रहा है कि अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे पहला वाला सर्किल दिया हुआ है, तो सर्किल का एक देखो ग्रीन सबको जोड़ दिया, तो सबको जोड़ोगे और जब डायमीटर से ये जो बीच में ब्लू वाली लाइन है, इससे डिवाइड करोगे, टोटल लेंथ को खोल दिए, स्केल पे नाप लिए और डायमीटर से डिवाइड करोगे, तो हर बार वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो यही यही जैसे डायमीटर, देखो ये डायमीटर है आपका, है कि नहीं, है ना। तो अब देखो 2 पाई आर मतलब क्या हुआ, इस चीज को ही वो लेने की बात कर रहा है, 3.14 डायमीटर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा। देखो ये सर्किल है ना, इसको लेके डायमीटर क्या होगा, डायमीटर एक लंबी लाइन होगी, डायमीटर, अब देखो जितनी भी डायमीटर की लेंथ है, ये ध्यान से समझना, ये वाली लेंथ जो डायमीटर की लेंथ है, उतनी ही लेंथ को ये सर्किल पे चिपकाया है। तो पहला, फिर उतनी ही लेंथ का, डायमीटर का लेंथ येलो वाला जितना बड़ा डायमीटर है, उसको सर्किल पे फिर से चिपकाया। दूसरा, उतना ही लिया डायमीटर जितना पर्पल, उसको चिपकाया। तो देखो अब थ्री थ्री चीजें हो गई, यानी ये डायमीटर का 3 हिस्सा हो गया, पहला दूसरा तीसरा, और जो ये एक्स्ट्रा है, ये कितना है, इसकी लेंथ होगी 0.14 ऑफ डायमीटर। तो इसी वैल्यू को वो 1 सरकमफ्रेंस को वो कह रहा है 3.14 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है। विजुलाइज हुआ कि नहीं, विजुलाइज हुआ। अब एक बार और देख लीजिए, बस वो कहना क्या चाह रहा है, वो बस एक सिंपल सी चीज कहना चाह रहा है कि देखो, वो बस ये कह रहा है कि कोई भी सर्किल है, सर्किल का डायमीटर है, ठीक है, जितनी लंबाई डायमीटर की है
उतने को क्या करते हैं, सर्किल के टॉप पे चिपका देते हैं। तो इस लंबाई को उसने नापा और इतना ही ग्रीन चिपका दिया। यानी ये जो है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये डायमीटर, इसकी और ग्रीन की लेंथ सेम है। तो पहला किया, अब दूसरी बार फिर उतना ही लिया येलो कलर में डायमीटर के बराबर, फिर चिपकाया, फिर उतना ही लिया पर्पल, फिर किया। अब जो ये छोटा सा हिस्सा बचा, तो इसको जब इसने देखा, जब इस हिस्से को ये वाला हिस्से को जब आप इस हिस्से से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 0.14 ऑफ डायमीटर। तो एक चीज में लॉजिक समझ गया कि एक सरकमफरेंस जो होता है किसी भी सर्किल का, वो 3.14 टाइम्स ऑफ डायामीटर होता है। ये बात क्लियर हुई? गाइस मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब विजुलाइज कर पाए ना अच्छे से? अब मेरी बात समझ गए कि नहीं? ओके ओके, यस सर। चलिए, तो बस हमको क्या समझना था? बस हमको इतना समझना था, ठीक है सर, ये बात समझ आ गए। तो हमारे लॉजिक का क्या, यानी पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हमको जानना है वो क्या है, पहले हम लोग जान जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? तो सर जो पहला कॉन्सेप्ट हमको जानना है वो ये है कि किसी भी सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, किसी भी सर्किल का सरकमफेरेंस, सर्किल के पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस कहते हैं। अगर आप उसको, एक चीज आपको यहां से क्लियर हो गई होगी, क्या क्लियर है? आपको क्लियर है कि जो सरकमफेरेंस होता है सर, वो सरकमफ्रेंस जो होता है सर, आपने मुझे बताया कि जो सरकमफ्रेंस होता है वो 3.14 टाइम्स ऑफ डायामीटर होता है। यही फॉर्मूला है ना? और इसी 3.14 को मैं मैथ्स में पाई कहता हूं, इसी सरकमफ्रेंस को मैं मैथ्स में पी कहता हूं, और इसी डायमीटर को मैं डी कहता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर पैरामीटर ऑफ सर्कल इज पी इक्वल टू पाई इंटू डी। और कई जगह मुझे p इक्वल टू पाई, डी को मैं 2r कहता हूं, तो मैं p को 2 पाई r भी कहता हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है सर। तो ये बात तो थी सर उसकी, किसकी बात थी ये? पेरीमीटर की। अब सर मुझे किसी भी सर्किल को समझने के लिए, देखो सेक्टर को समझने, कुछ भी समझने के लिए मुझे पेरीमीटर में समझ गया, क्योंकि सर मुझसे कोर्स में पूछा गया है कि एरिया बताइए, एरिया मुझे निकालना सीखना है किसी सेक्टर का और सेगमेंट का। तो सबसे पहले मुझे देखो एरिया और पैरामीटर से मतलब है, तो मुझे सर्किल का सबसे पहले एरिया निकालना आना चाहिए और सर्किल का पेरीमीटर निकालना आना चाहिए। अगर सर्किल का ही पेरीमीटर और एरिया नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं बाकी सेक्टर और सेगमेंट का क्या निकालूंगा? ठीक है सर। तो कहानी में सबसे पहले मैंने निकालना सीख लिया पेरीमीटर, यानी मेरी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी मैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल जान गया, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर। अब जो आगे चीज हमको समझनी है, वो चीज जो हमको समझनी है वो ये समझनी है कि सर ये एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। अब क्या है मुझे समझना, ये एरिया ऑफ सर्किल भी बताइए सर, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? ओके, एरिया ऑफ सर्किल क्या चीज होती है? अब इस चीज को हम लोग विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। चलो, अब ध्यान से देखो, अभी आपको समझ आ जाएगा कि एरिया ऑफ, यस सर, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं आपको एरिया ऑफ सर्किल दिखाऊं, एरिया ऑफ सर्कल विजुअल प्रूफ, देखते हैं क्या आता है हमारे सामने। ठीक है सर, ये अब कहना क्या चाह, एरिया ऑफ सर्किल का एक विजिबल प्रूफ क्या हो सकता है? ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्किल का हमें विजुअल प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं कैसे क्या है। ठीक है, अब देखिए, तो एक काम करता हूं,
अब मेरे पास मैंने क्या किया, अब देखिए मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक देखिए ध्यान से, एक सर्किल को इसने कितने पार्ट में तोड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 येलो पार्ट है और 6 कौन से पार्ट है, जैसे पिज्जा, पिज्जा की तरह एक सर्किल को इन्होंने टोटल 6 येलो और 6 ब्लू पार्ट में यानी टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो जब 12 पार्ट में सर डिवाइड किया, तो अब इन 12 पार्ट्स को इन्होंने अलग अलग किया और अरेंज कर दिया। ओके सर, इस तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो एक ये पैरेललोग्राम टाइप का बन गया ना, जिसकी लेंथ है और विड्थ है, बना कि नहीं। अब अगर इसको रेक्टेंगल तुम मान लो, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है एक ही होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू ये वाला, है ना, और लेंथ इंटू विड्थ हो गया, ठीक है सर। अब आप देखेंगे कि लेंथ इंटू ये हुआ। अब अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो जो लेंथ है वो क्या पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 नहीं हुआ, ध्यान से देखिए, विड्थ उतना ही रहा, विड्थ इतना ही रहा, विड्थ क्या रहा ये, यानी विड्थ क्या एक्चुअली में रेडियस है, रेडियस है, ये रेडियस है। और पेरीमीटर ये 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है 6 ऊपर है, इन्हीं मतलब ये पेरीमीटर का आधा हो गया। अब पेरीमीटर कितना होता था सर्किल के लिए, किसी भी सर्किल के लिए पेरीमीटर कितना होता था, 2 पाई आर, अभी हमने देखा। तो 2 पाई आर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको सिंपल सी बात है सर पाई आर मिलेगा। अब एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विथ, तो लेंथ की जगह हम लोग क्या, और विथ रेडियस है तो लेंथ की जगह हम लोग क्या रख देंगे, रेडियस, और इसकी जगह वो रख देंगे। तो पाई आर और इंटू आर कर दिया गया, तो पाई आर इंटू आर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके, एक बार और देख के समझ जाते हैं कि सर हुआ क्या, हमारे सामने हुआ ये है, हुआ क्या है, हमारे पास कोई भी सर्किल था, सर्किल को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ पार्ट येलो ले लिए, कुछ पार्ट ग्रीन ले लिए, उनको फिर रीअरेंज किया, है ना। तो जब हमने रीअरेंज किया एक के ऊपर एक लगा के, तो हमारे पास क्या मिला, हमको एक लगभग रेक्टेंगल मिला। उस रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया किस्मत से सर्किल के एरिया के बराबर होगा। अब लेंथ क्या होगा, पेरीमीटर का आधा है। ओके सर, क्योंकि ब्लू वाला आधा है और आधा ये है, तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड किया तो वो पाई आर मिल गया। और विथ बराबर क्या था, विथ ही आपका रेडियस के बराबर था, तो विथ को ले लिया गया है रेडियस, और उसको पाई आर जब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो एरिया मिल गया पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना मिल गया, पाई आर स्क्वायर। अब विजुलाइज हुआ कि नहीं गाइस, क्या आपको विजुलाइज हुआ, एरिया ऑफ सर्किल विजुलाइज कर पाए ना। हाँ, चलिए सर, वेरी गुड। अब देखो, यही आखिरी कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था, अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। नाउ एक चीज हम लोग जान गए सर, कि अब हम लोग क्या समझ गए, अब हम लोग समझ गए कि जो किसी भी सर्किल का एरिया जो होता है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। अब कई जगह आपको अगर आर की वैल्यू आप ले लें डी बाय 2, पाई डी बाय 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो एक चीज मुझे सर आपने बता दी, जो कि आपने बहुत अच्छा किया, वो क्या था कि किसी भी सर्किल का दो चीज होगा, या तो सर्किल का एरिया आपसे पूछेगा, या तो सर्किल का आपसे पेरीमीटर पूछेगा, ठीक है। तो एरिया जो होता है वो होगा पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर होगा पाई इंटू 2 आर, है ना। अगर आपको आर नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में आर नहीं देके यही वो कंफ्यूज करता है, यानी पहला कंफ्यूज का स्टेप क्या है, आर अलग होता है डी अलग होता है, जो आर होता है वो डी बाय 2 होता है। तो क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि आर दिया है कि डी बाय 2 दिया है। तो अगर आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, डी के टर्म्स में पाई डी स्क्वायर बाय 4 होगा, और पेरीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा,
पाई पाई डी होगा। क्लियर ना? तो ये दोनों फॉर्मूले पहले हमको यूज करना आना चाहिए। ओके ओके, ठीक है सर। अब यहां से चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब होता क्या है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी आप समझ जाओगे। अब सर मुझे किसी भी सर्किल का, मुझे सर्किल का एरिया पता चल गया, मुझे सर्किल का पेरीमीटर पता चल गया। ठीक है सर, मुझे सर्किल का पेरीमीटर पता चल गया, मुझे सर्किल का एरिया पता चल गया। अब मुझसे किसी ने दिमाग क्या लगाया, अब मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी सर्किल है, मेरे पास कोई भी सर्किल है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक बहुत छोटी सी चीज की कि इस सर्किल का जो भी सेंटर है, जो भी सेंटर है, ओके, जो भी सेंटर था, उस सेंटर से कोई भी दो लाइनें खींची, कोई भी दो लाइनें खींची, ओके, इस सर्किल से दो लाइनें खींची सेंटर से, और मान लिया, अब देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया मतलब दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है, वो चीज कहलाती है सेक्टर। यानी एक सेक्टर ये हुआ, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। दो रेडियस के बीच में, यानी सर दो रेडियस के बीच का जो एरिया होगा सेक्टर होगा। अब देखो ये जो सेक्टर है, सिंस ये छोटी जगह में है, तो मैं इसको नाम दूंगा माइनर सेक्टर। क्या नाम दूंगा? माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला होगा उसको मैं बोलूंगा मेजर सेक्टर। मैं कौन सा सेक्टर बोलूंगा उसको? मेजर सेक्टर। यानी जो सेक्टर छोटा वाला होगा, यानी अगर पिज्जा का जिसके पास छोटा हिस्सा मिलेगा उसको माइनर सेक्टर बोलूंगा, पिज्जा का जिसको बड़ा हिस्सा मिलेगा उसको वो मेजर सेक्टर बोलूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। अब अगली चीज जो हमको ध्यान देनी थी, ठीक है ना, अब देखो, अब तुम एक चीज मुझे, अब एक चीज मैं जानता हूं कि सर किसी भी सर्किल का, किसी भी सर्किल का मुझे एक चीज क्लियर है। क्या क्लियर है सर? कि किसी भी सर्किल का को मैं डिग्री में कितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। तो मुझे पता है सर किसी भी सर्किल को अगर मैं डिग्री में डिवाइड करूं तो मैं जानता हूं कि सर किसी भी सर्किल को मैं 360 डिग्री मान के चलता हूं। मान के चलता हूं कि नहीं? 360 डिग्री मान के चल सकता हूं, है ना? अब जैसे ये सर्किल चार पार्ट में डिवाइड हुआ, तो अगर मैं इसको 360 पार्ट में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट में? 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो छोटा सा पार्ट होगा ये 1 डिग्री कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। और अगर किसी भी सर्किल में, अगर किसी भी सर्किल में, अब यहीं पे बस आपका कॉन्सेप्ट पहली चीज समझिए आप। अब देखिए, मुझे बस एक चीज बताइए, किसी भी सर्किल को मैंने क्या किया, एक सेंटर लिया था, दो लाइन जोड़े थे, और ये एंगल मान लो थीटा था। ये एंगल कितना था? थीटा है। अब थीटा क्या होगा? हमारे कोर्स में थीटा दिया या तो 60 देगा, या तो कोर्स में बोला है थीटा 90 देगा, या तो कोर्स में बोला है 180 देगा, 120 देगा। तीन ही एंगल है ना हमारे कोर्स में। तो थीटा, तो मुझे बस बताओ कि, अच्छा ये बताओ कि अगर 360 डिग्री का एरिया, 360 डिग्री का एरिया है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 बोलो या पाई आर, मान लो एरिया ए है, 360 का एरिया ए है, तो अगर 360 डिग्री के सर्किल का एरिया ए है, तो 1 डिग्री के सर्किल का एरिया कितना होगा? ए अपॉन 360 होगा कि नहीं? भाई 360 डिग्री के सर्किल का अगर एरिया ए है, तो 1 डिग्री सर्किल का एरिया कितना होगा? यानी इस सर्किल का ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो ये एरिया कितना होगा 1 डिग्री के लिए? ये एरिया भी तो 360 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो 1 डिग्री का एरिया 360 होगा। अगर मान लो ये 1 डिग्री ना होके, 1 डिग्री ना होके ये एंगल थीटा होगा, थीटा होगा, तो अगर ये थीटा होगा तो थीटा के लिए क्या होगा? तो थीटा को भी 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों की तरफ।
तो ए बट्टा 360 इंटू थीटा। यानी एक मैं चीज समझ गया कि इस चीज का जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा सर, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मान लो एमएस लिखता हूं, या मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूं कि मान लो इस सेक्टर को मैं, इसका एरिया ए डैश है, ये जो एरिया है ये ए डैश है, तो ए डैश कितना होगा, अगर एंगल थीटा है तो टोटल एरिया को, जो पूरे सर्किल का एरिया था उसको डिवाइड कर दिया 360 से और मल्टीप्लाई कर दिया, यहां कितना एंगल है, यहां एंगल है थीटा, यहां एंगल कितना है थीटा। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, ए थीटा बाय 360। अब सर इसमें स्मार्टनेस क्या है, स्मार्टनेस ये है बच्चा कि हमको ये पता है, अब हमको क्या बोला हुआ है, हमको बोला कि मान लो एक सर्किल है, एक सर्किल है, दो सर्किल है, तीन सर्किल है ना। तो हमारे लिए तो सर सबसे आसान चीज ये है कि अगर एंगल हमको बताया, तीन ही एंगल वो पूछेगा, या तो वो हमसे 60 डिग्री पूछेगा, या तो हमसे वो 90 डिग्री पूछेगा, या तो हमसे वो 120 डिग्री पूछेगा, पूछेगा कि नहीं, है ना। तो सर अगर मुझसे थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो मुझसे तो तीन ही चीज पूछेगा ना वो। तो अगर थीटा 60 है तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा, अब आप खुद ही सोचिए 60 डिग्री मतलब क्या हुआ, मतलब अगर थीटा को तुम 60 ले लोगे तो a इंटू 60 अपॉन 360, तो ये वैल्यू कितनी आई, a बाय 6। आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि 60 डिग्री का जो ये पोर्शन होगा ये पूरे सर्किल को 6 बराबर हिस्सों में तोड़ा है। और 90 क्या होगा, a इंटू 90 अपॉन 360। आपको पता है 90 डिग्री सर्किल को 4 हिस्सों में तोड़ती है, और 120 डिग्री क्या करती है, सर्किल को 3 हिस्सों में तोड़ती है। तो a इंटू 120 अपॉन 360 बराबर a बाय 3। तो तीन सेक्टर का तीन ही एरिया होगा। यानी इस केस में अगर ये है तो ये जो माइनर सेक्टर है ये एरिया किसका है, माइनर सेक्टर का। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, a बाय 6, इसका एरिया कितना होगा a बाय 4, और इसका एरिया क्या होगा a बाय 3। और किस्मत से अगर किसी ने मुझे मेजर का एरिया पूछ लिया तो ये एरिया कितना होगा a माइनस a बाय 6, तो कितना आएगा 5a बाय 6। इसका एरिया कितना होगा a माइनस a बाय 4, ये वैल्यू कितना आएगा 3a बाय 4। और इसका वैल्यू कितना होगा a माइनस a बाय 3, तो ये बराबर कितना आएगा 2a बाय 3। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप पाई आर स्क्वायर लीजिए या पाई डी स्क्वायर बाय 4 लीजिए। आपके कोर्स में वो यहां से बाहर नहीं जाने के लिए बोला है। यहां तक क्लियर। तो सर ये बात थी एरिया की, एरिया में समझ गया सर, एक माइनर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर होता है। तो सर अब क्या हुआ, अब समझ गया। अब देखिए, अब अगर आपको सेक्टर का, अब किसी भी सेक्टर का आपसे क्या पूछ लेगा, तो सर अगर कोई भी सेक्टर है मेरे पास, मान लेते हैं कोई भी सेक्टर है, तो ये रहा सर सेक्टर। तो अगर सर किसी भी सेक्टर का ये सिमिलरली अगर ये थीटा है, थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, तो सर ये भी वैसे निकलेगा। अगर 360 डिग्री एंगल था, अगर एंगल 360 डिग्री था तो पैरामीटर P था। अगर एंगल 360 डिग्री था तो पैरामीटर P था। तो अगर एंगल 1 डिग्री का होगा तो पैरामीटर कितना होगा P बाय 360, होगा कि नहीं, होगा, पैरामीटर P बाय 360 होगा। अब अगर एंगल थीटा डिग्री है, तो अगर मैं एंगल थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री इंटू 1 डिग्री, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P बाय 360 इंटू थीटा डिग्री। ओके सर, तो ये वैल्यू ये आएगी, यानी थीटा डिग्री का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होगा, पेरीमीटर इंटू थीटा अपॉन
360। लेकिन सर हमारे कोर्स में तो लिखा हुआ है थीटा की 3 ही वैल्यू लेनी है, तो ये तो हमारे लिए और अच्छा है। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा? अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो पेरीमीटर कितना होगा? तो पेरीमीटर होगा सर, न्यू जो पेरीमीटर होगा वो पुराने पेरीमीटर इंटू 60/360। तो ये तो सर हम ऐसे भी जानते हैं कि p/6 होगा। अब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो आप खुद ही सोचिए, एक सर्किल जिसके अंदर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी? तो ये जो लेंथ होगी सर, ये 4 बराबर होगी ना, तो टोटल, तो p डैश जो होगा वो p इंटू 90/360, तो मतलब p/4 होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है तो p डैश कितना होगा? p इंटू 120/360, ठीक है, तो ये वैल्यू होगा p/3 होगा। तो सर ये तो बहुत कठिन नहीं लग रहा है? हाँ, तो कठिन कैसे होगा? ये तो सिंपल सी बात है। हम सर सिंपल सी बात समझ गए यहाँ पे कि किसी भी सर्किल के आप कैसे टुकड़े कर रहा हूं। एक टुकड़ा मैं 60 डिग्री में कर रहा हूं, एक टुकड़ा मैं 90 डिग्री में कर रहा हूं, और सर्किल का टुकड़ा मैं 120 डिग्री में कर रहा हूं। यानी किसी भी सर्किल के अगर मैं 3 टुकड़े कर रहा हूं, एक 60 डिग्री, मतलब कोई सर्किल था उसका मैंने बस कितना ले लिया, 60 डिग्री ले लिया। ओके सर, यहां कोई सर्किल था उसका कितना ले लिया मैंने, उसका 90 डिग्री ले लिया। और यहां कोई सर्किल था उसका मैंने कितना ले लिया सर, उस सर्किल का मैंने 120 डिग्री ले लिया। तो अगर 120 डिग्री ले लिया तो अब मुझे देखी के समझ आ गया कि इस अगर, और एक पूरा सर्किल है मेरे पास, पूरा सर्किल है, इस पूरे सर्किल का एरिया ए है, पेरीमीटर पी है, तो इन सर्किल का एरिया क्या होगा? तो इस सर्किल का जो एरिया होगा वो मुझे पता है कि 60 डिग्री मतलब 3, इस पूरे सर्किल का 360 डिग्री है। तो 60 डिग्री कब आएगा? जब 360 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसका एरिया क्या होगा? a/6। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? p/6। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा a/4, क्योंकि 90 कब आएगा? जब 360 को मैं 90 से डिवाइड कर दूंगा, तो एरिया को भी 4 से डिवाइड करना है। और पेरीमीटर क्या आएगा? p/4। इसका एरिया क्या आएगा? 120 कब आएगा? जब 360 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो a/3, और इसका पेरीमीटर क्या आएगा? p/3। और हम पूरी कहानी में जानते हैं a की वैल्यू ले लीजिएगा πr² ले लीजिएगा, या πd²/4 ले लीजिएगा, और ये इतना ले लिए। और पेरीमीटर क्या लेना है? पाई इंटू डी ले लीजिएगा, या पाई इंटू 2r ले लीजिएगा। इससे बाहर का कॉन्सेप्ट आपके सेक्टर में नहीं आ सकता है। ये हमारे सेक्टर का फुल कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि एंगल हमारे कोर्स में उन्होंने पहले ही बोल दिया 60, 90 और 120 में से देंगे। तो सर यहां तक हम लोग समझ गए, ठीक है। तो हम लोग ये समझे, हम लोग इस चीज को समझे, हम लोग इस चीज को हम लोग इस चीज को समझ गए, ठीक है। हम लोग इस चीज को समझ गए, हम लोग इस चीज को समझ गए, लोग इस चीज को समझ गए, हम लोग इस चीज को समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं चैप्टर का अंत है, और वो क्या है? तो सर आपने अभी तक बताया कि एक सर्किल है, अभी तक मैंने सेक्टर जान लिया, सेक्टर क्या होता है, ठीक है सर, आप सेक्टर समझ गए। तो मैंने आपसे बोला था कि किसी भी पॉइंट से तुमने 2 पॉइंट पे कोई भी जो लाइन जोड़ेगी, सर्किल के 2 पॉइंट पे जो भी लाइन जोड़ेगी, ठीक है, उसका ये हिस्सा सेगमेंट कहलाएगा उस लाइन के। तो अगर ये हिस्सा सर सेगमेंट है तो ये भी एक लाइन के ऊपर का एरिया सेगमेंट। इस वाले को मैं बोलूंगा मेजर सेगमेंट, ओके, और इस वाले को मैं बोलूंगा माइनर सेगमेंट।
इस वाले को मैं क्या बोलूंगा, माइनर सेगमेंट। अब कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास कोई भी सर्किल है, मेरे पास कोई भी सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल पे मुझे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन सर्किल पे मेरे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और किसी ने मुझसे पूछा है और इसका एरिया बताइए, इसका एरिया बताइए, सेगमेंट का एरिया बताइए। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान क्या देना है, आपको वो ये चीज जरूर देगा कि इस पॉइंट से ये कितना है, ये मान लो ये एंगल दिया है थीटा। अब आपको पता है थीटा की 3 ही वैल्यू आपको देगा, या तो थीटा की वैल्यू वो देगा आपको 60 डिग्री, या तो थीटा की वैल्यू वो आपको देगा 90 डिग्री, या तो थीटा की वैल्यू देगा वो 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर थीटा दिया तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया रेड वाला एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर पूरा एरिया पर्पल है तो आप खुद ही सोचिए, अगर पर्पल एरिया में से मैं घटा दूं, अगर पर्पल एरिया में से मैं घटा दूं, यहां पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ये वाला, एक मिनट, अगर इस पर्पल एरिया में से मैं इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, ओके, ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, अगर ट्रायंगल का एरिया में घटा दूं, तो मुझे जो एरिया मिलेगा, आपको पता है वो रेड वाला एरिया मिल जाएगा, जो कि सेगमेंट का एरिया है कि नहीं, मिल गया कि नहीं, सेगमेंट का एरिया मिल गया। अब सर ये पर्पल वाला एरिया कैसे निकलेगा, अब कहानी में सबसे पहले ये पर्पल वाला एरिया कैसे निकलेगा, तो सर पर्पल वाला एरिया तो मुझे पता है पर्पल है क्या चीज, ये जो पूरा पर्पल आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पर्पल आपको दिख रहा है, ये पूरा जो पर्पल है, ये तो सर सेक्टर है, और किसी भी सेक्टर का एरिया क्या होता था, टोटल सर्किल का जो भी एंगल थीटा बनाता था उसको 360 से डिवाइड कर देते थे। अब हमारे पास 3 ही थीटा है, तो हमारे पास 3 ही एरिया हो सकता है, या तो पर्पल एरिया a/3 होगा, या तो पर्पल एरिया सॉरी a/6 होगा, या तो पर्पल एरिया a/4 होगा, या तो पर्पल एरिया a/3 होगा। ये जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, जब 90 डिग्री है, जब 120 डिग्री है, तो पर्पल एरिया यही हो सकता है। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अब देखो, अब यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है ना, अब आप खुद ही सोचिए, अब मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना जंग है, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ले गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही इस चैप्टर में मेन चीज है, जो अगर मैं एरिया, अब मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल का ये भी रेडियस, अब देखो किसी भी ट्रायंगल का मुझे रेडियस पता हुआ है, तो किसी भी ट्रायंगल का अगर इस चीज में ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, तो अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं 90 डिग्री पे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहां किस्मत से, अब देखो थीटा 2 ही, तो अगर मैं इसको आधा तोड़ दूंगा बीच में, तो ये जो एंगल होगा आपको पता है ना, ये एंगल थीटा का आधा होगा, तो यहां पर भी हम समझ गए कि जो भी ट्रायंगल हमारे पास बनेगा, ये जो भी थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये हर बार आधा ही होगा, ये थीटा हर बार थीटा/2 ही होगा, ठीक है। तो यहां से भी मैं समझ गया, अब खुद ही सोचो, अगर ये थीटा/2 है, तो मैं इस ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री से, अगर मुझे ये आर है, अगर ये आर है, अगर ये आर है, तो ये इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं इसको बेस चाहिए, मुझे ये बेस चाहिए, ये हाइट चाहिए, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं, तो अगर ट्रायंगल का एरिया निकल गया, तो बस ट्रायंगल का एरिया आप निकालना सीख जाएंगे, तो जो भी एरिया बचेगा वो सेगमेंट का एरिया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं, है ना, क्लियर, ठीक है, ओके, यस सर, बस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना यहां पे जंग है, और किसी भी चीज की जंग नहीं है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत आसान है निकालना, क्योंकि हमने हाइट ऑफ डिस्टेंस भी पढ़ा है, और हमने वो भी पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं,
ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है। ओके, चलिए, तो फिर आज की क्लास ओवर और कल से मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं। ओके।